पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अक्सर मरीज इस चीज को लेकर परेशान होता है कि बच्चे की प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, जो कि आम भाषा में उसको प्लेटलेट बोलते हैं। तो अपने बच्चों को लेकर टहलें, एक्सरसाइज करें। तो मेन वजह है बच्चों का घर में कैद हो जाना, और जब वो घरों में कैद है उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो माँ बाप भी कहते हैं तू मेरा मोबाइल से खेलता रहे, खाली पास का मोबाइल देख देख के अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। खतरनाक गेम्स भी इसमें आ गए हैं जो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं सुसाइड के लिए भी। तो कृपया करके सोते में, खाना खाते में अपना मोबाइल आपसे बहुत दूर रखिएगा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सेहत और सवाल, जहां आपको मिलेंगे सेहत से संबंधित आपके सवालों के जवाब, वो भी एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण जैन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आज के टाइम में जब अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अभी 18 साल से जो कम के बच्चे हैं, उनके लिए अभी वैक्सीन नहीं आई, तो बच्चों पर खतरा कितना मंडरा रहा है? जी, ये बात सत्य है कि 18 साल से कम बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन अभी रिसेंटली जायडस कंपनी की वैक्सीन अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जो 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कैटर करेगी। लेकिन 12 से कम साल के जो बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम अभी रहेगा। तो उनके लिए माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना वैक्सीन का वेट ना करें, बल्कि जो उनके रेगुलर टीके होते हैं जो जन्म से लेके 15 साल तक की उम्र के बच्चों को लगते हैं, कृपया करके उन टीकों को पूरा कर लें। टीका पूरा होने पर ये फायदा होगा कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो वो कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी बीमारी हो, उससे फाइट कर सकते हैं। उनका बॉडी का जो सिस्टम है उससे लड़ सकता है और बीमारी काफी हद तक कम हो सकती है। साथ में उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखेंगे, उनके खेलने पे, उनकी सेहत पे विशेष ध्यान देंगे, तो उनकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी और वो कोरोना जैसी बीमारी से अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। तो डेंगू आजकल बच्चों में काफी देखा जा रहा है। डेंगू काफी मरीज है जो कि बच्चे हैं। हालांकि डेंगू सब में फैल रहा है, तो बच्चों में भी इसका काफी खतरा पाया गया है। तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि बच्चे डेंगू से कैसे बचें? क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए जिससे कि उनको डेंगू नहीं हो? जी, डेंगू का जो मच्छर है वो बच्चों को दिन में काटता है, स्पेशली उनको जहाँ गंदगी बहुत होती है, आसपास पानी भरा होता है, और ये साफ पानी में भी पनप सकता है और दिन में पनपता है, ये दिन में काटता है। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा माँ को कि बच्चों को सबसे पहले पूरे बाहों के कपड़े पहना के रखें। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि घर में अक्सर पुराना सामान पड़ा होता है, उसको सफाई नहीं होती है, तो उसकी सफाई करें। आसपास के क्षेत्र में कहीं भी पानी भरा हो तो कृपया करके उसकी सफाई करवाएं। ये मत सोचिएगा कि सभी कुछ सरकार का काम है। आपके घर के आमने सामने, आपके पड़ोस में कहीं भी गंदगी हो तो कृपया करके एक पूरी कॉलोनी के लोग खुद अपने प्रयास से उसको सफाई रखेंगे, तो काफी हद तक डेंगू की बीमारी से और अन्य बीमारी से बच सकते हैं। साथ में पानी की टंकी हो, या अब मौसम चेंज हो गया है तो कूलर में पानी भरा रह जाता है, उसकी सफाई करें। आसपास सफाई का ध्यान रखें, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं और उनको पूरे कपड़े पहना के रखें, तो काफी हद तक इस बीमारी से आप बच्चों को बचा सकते हैं। कई बार हम डेंगू को साधारण बुखार समझ लेते हैं। ऐसा मैंने कई बार आसपास भी देखा है कि बुखार की दवाई देते हैं, फिर एक हफ्ते बाद जब बुखार नहीं जाता तब टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है कि डेंगू हो गया है। तो कैसे पता किया जाए कि बच्चे को डेंगू है या फिर साधारण बुखार? जी, अक्सर जो डेंगू का बुखार होता है उसमें 3 फेजेस होती हैं। पहला होता है डेंगू फीवर, उसके बाद आता है डेंगू हेमरेजिक शॉक,
और उसके बाद का डेंगू हेमरेजिक फीवर। सबसे पहले तो जो डेंगू फीवर होता है वो साधारण जो वायरल फीवर होता है उसकी तरह प्रेजेंट करता है, जैसे कि तेज बुखार आना, शरीर का टूट जाना और काफी हद तक बॉडी में दर्द होना, आंखों के अंदर दर्द होना, तो मांसपेशियां उसमें बहुत थक जाती हैं। ये नॉर्मल वायरल की तरह लोग उसको लेते हैं, लेकिन एक फेज आती है जब मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करना शुरू हो जाता है, यानी कि गिरना शुरू हो जाता है। उसके लक्षण होते हैं कि बच्चे में बहुत तेजी से पसीना आता है, उसको बहुत कमजोरी आती है, वो चल भी नहीं पाता है और उसका ब्लड प्रेशर गिरने से उसके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। ये एक खतरनाक स्टेज है, कृपया करके उसको नजरअंदाज ना करें और आसपास के डॉक्टर से सलाह लें, उसको एडमिट कराएं तुरंत। एक तीसरा फेज होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके गिर जाने से या शरीर के जो हमारी जो खून जमाने की शक्ति होती है डेंगू में वो कम हो जाती है, तो कहीं से भी ब्लड आ सकता है, जैसे नाक से आ सकता है, मुंह से, पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, लैट्रिन का काला हो जाना, पेशाब का लाल हो जाना और शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं जैसे कि किसी मच्छर ने काट दिया हो। अगर ये भी सिम्टम्स आपके बच्चे में आ रहे हैं या बड़े में आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, कृपया करके इसको नजरअंदाज ना करें। माइल्ड फीवर हो तो आप पैरासिटामोल से काम चला सकते हैं, लेकिन कृपया करके एक उचित टेस्ट कराएं और जैसे डायग्नोसिस बने उसी हिसाब से जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उस पर चलें, उस पर अमल करें, क्योंकि वही डेंजर साइंस जो होती हैं डेंगू के उनको पहचान सकते हैं और समय पर आपका इलाज करके आपकी जान बचा सकते हैं। थैंक यू, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि अक्सर अगर हम डेंगू को जब बुखार से हम कंफ्यूज कर देते हैं, हम डेंगू को बुखार समझ लेते हैं। अगर ऐसे में हमें पता चल जाए कि डेंगू है पहली फेज में ही, तो काफी राहत मिल सकती है बच्चे को, उसके परिवार को, और काफी जल्दी बच्चा रिकवर कर सकता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं काफी, और उन प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काफी सारे फूड्स वगैरह बताए जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अक्सर मरीज इस चीज को लेके परेशान होता है कि बच्चे की प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, जो कि आम भाषा में उसको प्लेटलेट बोलते हैं। सबसे पहले आपसे ये आह्वान है कि कृपया करके प्लेटलेट्स को ना देखें, ट्रीटमेंट पार्ट कृपया करके डॉक्टर पर छोड़ दें। और अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाते हैं, कोई बकरी का दूध पीता है, कोई कुछ करता है, कृपया करके इन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि डेंगू बुखार में पहले 7 दिन प्लेटलेट्स ज्यादातर मरीजों की गिरती है। चिंता उसकी नहीं है, चिंता ये है कि जो आप अपनाते हैं तरीके वो काफी गलत हैं और एक टेंशन का माहौल क्रिएट करते हैं अपने अंदर भी, और आपके डॉक्टर भी प्रेशराइज करते हैं कि कृपया करके उसको प्लेटलेट्स चढ़ा दें। ऐसा नहीं है, प्लेटलेट्स तभी हम चढ़ाते हैं जब प्लेटलेट्स 10-15 हजार से कम हो जाएं या उसको पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा हो, कहीं से खून का रिसाव हो रहा हो। इसलिए प्लेटलेट्स पे कतई ध्यान ना दें, अपने मरीज पे ध्यान दें, फालतू के रूप से ना अपनाएं, क्योंकि प्लेटलेट्स एक हफ्ते बाद स्वतः ही जैसी बीमारी कम होगी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कोई स्पेसिफिक दवाई इसकी नहीं होती है, 1-2 दवाइयां होती हैं जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उस पे आप विश्वास कायम रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। पहले हफ्ते में प्लेटलेट्स गिरेंगी तो गिरेंगी, कितना भी हम कोशिश कर लें वो नहीं उठेंगी। तो इसलिए प्लेटलेट्स की चिंता ना करें, जो डेंजर साइंस आपको बताए गए हैं उस पर ध्यान दें, और अगर वो डेंजर साइंस आपको दिखाई देते हैं तो डॉक्टर जैसा कहे उस पर अमल करें। थैंक यू, ये आपने एक मिथ बस्टर बता दिया, क्योंकि अक्सर जब डेंगू होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा घर पर इसका उपाय करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं तो आस पड़ोसी, परिवार वाले, रिश्तेदार सब अपने अपने नुस्खे बताने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है, आपने जो अभी सुना मिथ बस्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि 7 दिन में वो अपने आप कम होंगे, उसके बाद बढ़ने लग जाएंगे। कुछ तो नुस्खों पर ध्यान न दे, डॉक्टर की सलाह माने। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि बुखार आता है बच्चे को, तो उस टाइम पे कभी कभी आधी रात में आ जाता है, या फिर कभी कभी एट द टाइम हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। उस समय हम घर में क्या कर सकते हैं जिससे बुखार कम हो जाए? जी, अक्सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक घर में पैरासिटामोल का जो सिरप होता है, जैसे आप ब्रांड ले सकते हैं, कालपोल, पैसिमोल, कई ब्रांड्स आती हैं, क्रोसिल, मेटासिल,
इसका सिरप अपने घर में रखिए और अगर बड़ा है तो टैबलेट रखिएगा। आमतौर पर जैसे 1-2 साल या 3 साल तक का बच्चा होता है उसको 5 ml आप काल्पोल या पैरासिटामोल का सिरप देके काम चला सकते हैं। बहुत ज्यादा बुखार हो तो आप उसको शरीर को पानी से पहुंच सकते हैं। ठंडा पानी का इस्तेमाल कतई ना करें क्योंकि उससे और उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके अगर उसको आप शरीर को पहुंच देंगे तो काफी हद तक बुखार कम हो सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है कि बुखार की वजह क्या है, इसके लिए आप जैसे ही मौका मिले आपके चिकित्सक अवेलेबल हों, कृपया करके उनको जरूर दिखाएं। खाली ये इंतजार ना करें कि बुखार अब तो टूट गया तो अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बुखार की वजह अभी नहीं टूटी है। अभी खाली आपने उसके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है उसको आपने कंट्रोल किया है। और पैरासिटामोल को आप 4-4 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपके डॉक्टर आपके कंसल्ट ना कर पाए डॉक्टर से। जितनी भी बीमारियां होती है इम्यूनिटी से उनका कनेक्शन होता है। कोरोना आया तो बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, काढ़ा लीजिए। अभी भी बीमारियों बता रहे काढ़ा लीजिए और जो भी है इम्यूनिटी बढ़ाइए, बाहर का मत खाइए। तो बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसी को लेके बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। लोगों ने इतना काढ़ा पिया है कि अब उनको एसिडिटी तक प्रॉब्लम हो गई है और काफी ज्यादा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है एसिडिटी की वजह से। एक तो बच्चों में स्पेशली काढ़े का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बच्चों की इम्यूनिटी और बड़ों की इम्यूनिटी डिपेंड करता है आपके रहन सहन पे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाइट का। डाइट में कृपया करके बच्चों में जो पैकेट्स के फूड होते हैं उनको अवॉइड करें। मेजॉरिटी पेरेंट्स जो आते हैं वो बच्चों को बाहर का खाना खिलाते हैं, जंक फूड्स खिलाते हैं, पैकेट्स के फूड खिलाते हैं। और जो नॉर्मल खाना है दाल चावल रोटी सब्जी फल सैलेड, ये बच्चों को बहुत कम देते हैं। अच्छे घरों के बच्चों में आजकल कुपोषण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो पश्चिम सभ्यता है उसके पीछे ना भागे। जो हमारा हिंदुस्तानी खाना है दाल रोटी सब्जी, आज भी उसकी गुणवत्ता सभी खानों में सबसे उच्च है। तो कृपया करके अपने बुजुर्गों को जो पूर्वजों ने खाना बनाया है दिया है, हमारे भारतीय संस्कृति का जो खाना है उस पर विश्वास रखिए। वही आपके बच्चे की सेहत को ठीक रखेगा और जब सेहत ठीक होगी तो बच्चे की इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होगी, ना कि किसी काढ़े से ना किसी दवाई से। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, बच्चों को फ्रेश एयर। कोरोना के डर से भयभीत होकर लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर रखा है, फ्रेश एयर नहीं मिलता। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेकंड पार्ट की बच्चों को एक फ्रेश एयर, एक स्वच्छ वातावरण में लेके जाएं। उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा जिस भी फॉर्म में बच्चा चाहे उसमें कर सकता है। घर के अंदर है तो उसको रस्सी कूद सकते हैं, बास्केटबॉल भी अपने घर में लगा के खिला सकते हैं। साइकिलिंग कराएं, आउटडोर एक्टिविटीज कराएं कुछ हद तक जब टेम्परेचर नॉर्मल हो। तीसरा है बच्चे के अंदर हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करें। उसको डराए ना कि कोरोना से भयभीत ना करें। उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर दें, उसको अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करने दें, अपनी फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करने दें। अगर इस सब चीजों का खुशी का माहौल होगा, अच्छी डाइट होगी, फ्रेश एयर होगी, वातावरण अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसकी सेहत अच्छी रहेगी, उसका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा और यही हमारे बच्चों की और हमारी सबकी इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। ज्यादा दवाइयों के चक्करों में ना पड़े, ये सिर्फ अपने प्रचार करते हैं और इम्यूनिटी में इनका रोल बहुत कम है। अगर आप बीमार होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं जो रिकमेंड करी जाती हैं। नॉर्मल आदमी को इन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। काफी लोगों ने काढ़ा पिया, गर्मियों में काढ़ा पिया और फिर उनकी तबीयत काफी खराब हुई है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, काढ़े पर भरोसा ना करें, अपनी लाइफस्टाइल पर यकीन करें, लाइफस्टाइल सुधारें। आजकल बच्चों में ग्रोथ काफी कम देखी जा रही है, काफी बच्चों की हाइट में अंतर आ गया है। पहले जहाँ भारत में लंबी लोग हुआ करते थे, अब ग्रोथ उनकी पहले से कम है, हाइट पहले से कम है। तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, ये जो हमारे जीवन में हमारे लाइफ स्टाइल जीवन शैली में जो बदलाव आया है, हम जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, ये ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने उनकी खराब चीजों को अपना लिया, अच्छी चीजों को नहीं अपनाया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मैं देखता हूँ कि डे टू डे प्रैक्टिस में कि बच्चों का जो लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा तो बच्चे जो है देर रात तक जागने लगे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर बहुत टाइम बिताने लगे हैं और देर में उठते हैं, तो उनकी जो जीवन शैली है काफी ज्यादा खराब हो गई है। दूसरा फैक्टर रहा
उनका जो लाइफस्टाइल चेंज में हुआ है, खाने पीने का पैटर्न जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जंक फूड्स की तरफ बच्चे ज्यादा जाते हैं, तो दिखने में तो सब बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, और जब बच्चे का मोटापा बढ़ेगा इन जंक फूड से और जो ऑयली फूड से, तो ऑटोमेटिकली हाइट रुक जाती है, क्योंकि एक प्रोपोर्शन होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर हमारे बॉडी में फैट टिश्यू ज्यादा होगा तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा और अल्टीमेटली हाइट जो है कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है कि आउटडोर एक्टिविटीज, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट बहुत कम हो गया। पहले बच्चे पार्क में आते थे, खेलने आते थे, लेकिन आजकल वो क्रिकेट भी अपने मोबाइल पे खेलते हैं, लैपटॉप पे खेलते हैं। और रही सही कसरत कोरोना ने पूरी कर दी कि हम सब बच्चों को कैद कर दिया 2 साल से घरों में। तो जीवन शैली को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अच्छी डाइट देनी है, बच्चों को आप एनकरेज करिए कि रोज सुबह उठ के आप खुद जाएं और अपने बच्चों को लेके टहलें, एक्सरसाइज करें। 20 मिनट्स की एक्सरसाइज या वॉकिंग, साइकिलिंग हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इस जीवन शैली को खुद भी अपनाइए और बच्चों को भी वो आपको देख के अपनाएंगे। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चों की हाइट इंप्रूव होगी। कोई भी स्पोर्ट्स में बच्चों की रुचि जगाइए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे स्विमिंग हो, बास्केटबॉल हो, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक मस्ट होना चाहिए हर एक बच्चे के लिए, ताकि वो उसमें रुचि ले और उसकी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। जब आप उसको मोबाइल लैपटॉप से दूर रखेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, उसका मोटापा कम होगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, ऑटोमेटिक हाइट बढ़ेगी। कृपया करके कोई भी हाइट बढ़ाने की दवाई ना ले, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारी बोन्स को फ्यूज कर देते हैं और फाइनल हाइट कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। मार्केट में हजारों तरह की दवाइयां लोग एडवाइस करते हैं जो सिर्फ आपको लूटने के लिए है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपके बच्चों की हाइट बढ़ा दे। बहुत स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं जो टेस्टिंग करने के बाद स्पेसिफिकली डॉक्टर्स जो होते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के, वो रिकमेंड करते हैं। हाँ, अगर वो करते हैं डॉक्टर आपके तो ठीक है, अदरवाइज जनरल दवाइयां बिल्कुल ना लें। कोई भी हाइट नहीं बढ़ाएगा, उल्टा उसको कम कर देगा फाइनली। आजकल हाइट के साथ बच्चों में एक और बात देखी जा रही है, मोस्टली बच्चों की छोटी छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है। बच्चों की एज इतनी नहीं होती जितना उनके चश्मे का नंबर होता है। तो इसको कैसे रोका जाए? और कोरोना के बाद से तो हम देखेंगे कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, बच्चे ऑनलाइन क्लास, हालांकि उसमें पढ़ते कम है, ऑनलाइन क्लास के बहाने फोन ज्यादा ले लेते हैं। काफी बच्चों ने तो इस बार कोरोना में यही मम्मी पापा से कह के फोन ले लिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे बच्चे का जो नंबर अब हम देख रहे हैं, हर बच्चे के चश्मा लगा हुआ है, कैसे इसको कम किया जाए और कैसे उसे रोका जाए? मेरे हिसाब से आज के इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पिछले 1 साल में जितने मैंने बच्चों को चश्मा लगाते हुए देखा, पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने उतना नहीं देखा। सडनली कोरोना के बाद से पहले 6 महीने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस साल जब से कोरोना रिपीट हुआ है तब से प्रॉब्लम बहुत आ रही है। और उसकी मेन वजह है बच्चों का घर में कैद हो जाना। और जब वो घरों में कैद है, उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो माँ बाप भी कहते हैं तू मेरा मोबाइल से खेलता रहे, मेरा पीछा छोड़, मैं अपने काम में लगाऊं, तू अपने काम में लगा रहे। पूरी फैमिली साथ होते हुए भी अलग अलग है और सभी के हाथ में मोबाइल है और 7 या 8 घंटे एवरेज बच्चों का मोबाइल चल रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या गेम्स हो। विश्वास करिए, जो 2 साल से कम बच्चों में तो बिल्कुल अलाउ भी नहीं करते, मोबाइल को छूना भी अलाउ नहीं करते। 5 साल तक के बच्चों में मुश्किल से 1-2 घंटा, 5 से 8 साल में 2 या 3 घंटा और 10 साल से ऊपर में 3 घंटा, ये रिकमेंडेड है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मजबूरी में ये टाइम बढ़ गया है, जो कि 3 से 4 घंटा हो गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद बच्चा जो है उन 4 घंटे जो क्लासेस के अलावा जो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा जो मोबाइल गेम्स खेलता रहता है, वो उसके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। उसकी जो रेज है, रेडिएशंस हैं, वो हार्मफुल हैं और बच्चों को चश्मा लग रहा है। दूसरी वजह ये कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, आसमान की तरफ नहीं देखते। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी माँ बाप से कि कृपया करके बच्चों को छत पे ले जाओ, छत ना हो तो बाहर कहीं भी ले जाए खुले एरिया में, और उससे कहें कि आसमान की तरफ देख, तू तारे देख। कितने बच्चे हैं जो अपने आज रात में जाके तारे देखते हैं। हमारे टाइम पे छत पे सोते थे तो तारे और आसमान देखा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे घरों में कैद हो गए हैं, तारे चंदा मामा देखना भूल गए हैं। उनको एनकरेज करिए कि छत पे जाके तारे और चंदा मामा को देखें, ताकि उनके दूर का विजन और पास का विजन में सिमेट्री हो। हमारी आंखें जो हैं वो हर एक चीज बहुत वाइड रेंज होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल बच्चे नहीं कर रहे हैं।
खाली पास का मोबाइल देख देख के अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। तो ये एक एक्सरसाइज जरूर कराएं बच्चों को, ताकि उनका जो है मोबाइल से ध्यान हटे, फिजिकल एक्टिविटी कराएं तो उनका टाइम जो है कम हो जाएगा। उनके दोस्तों से मिलने दें, उनके साथ खुद आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चे को माँ बाप का साथ चाहिए, क्वालिटी टाइम विद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स अगर आप देंगे, उनके साथ टाइम बिताएंगे तो वो टाइम मोबाइल पर नहीं लगाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का भला हो तो कृपया करके उसे मोबाइल छीन लें, अपनी निगरानी में मोबाइल चलाने दें जब उनकी क्लास हो, और क्लास खत्म होते ही आप उनमें चाइल्ड लॉक लगा के अपने पास रखें। बहुत सारे बच्चे और भी चीजों पे साइड पर जा जाके उनका बहुत ज्यादा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कई पेशेंट्स बच्चे आ रहे हैं जिनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं इन मोबाइल्स की वजह से, और वो अपनी एक अलग दुनिया में चले गए हैं। खतरनाक गेम्स भी इसमें आ गए हैं जो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं सुसाइड के लिए भी। तो कृपया रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को इस दलदल में ना फंसने दें। तो अभी फोन की बात हो रही है तो इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। मैंने अपने आसपास ही देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के, 6 साल के, पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे बच्चे खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सोने के लिए भी नहीं जाते हैं, इनको बहुत मनाना पड़ता है इन सब छोटी छोटी बातों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन पे कार्टून दिखा देते हैं और फिर उनसे खाना खिला देते हैं। कई बार फ़ोन की बात कह के ही काफ़ी काम भी करवा लेते हैं, जैसे खाना खिला दिया, सोने जाओ, ये करेंगे। पर इन सब के साथ क्या हो रहा है, बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर फ़ोन के साथ उनको खाना खिलाया जाए तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। जी, इनफैक्ट अगर खाने के साथ में मोबाइल, तो आप बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कैंसर के लिए। अभी एक रिसर्च हुआ था रिसेंटली जिसमें ये देखा कि खाना खाते में अगर मोबाइल हमारे पास होता है तो जो रेडिएशंस हैं वो हमारे माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में जा रहे हैं, और अचानक ही ये देखा गया है कि हमारे ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर हमारे देश में बढ़ गया है। और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन रेडिएशन से है, और वो रेडिएशंस, मोबाइल के रेडिएशंस भी काफ़ी हद तक इसके जिम्मेदार हैं। तो कृपया करके सोते में, खाना खाते में अपना मोबाइल आपसे बहुत दूर रखिएगा, और आप उसका एक्सपोजर कई गुना ज़्यादा, जब आप मुंह खोलते हैं और मोबाइल आपके पास होता है तो कई गुना ज़्यादा रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, और बच्चों के लिए तो वो खतरनाक या घातक है। आप न्योता दे रहे हैं आने वाले समय में कैंसर के लिए। तो कृपया करके मोबाइल तो दूर रखें, खाना खाते में भी और सोते में भी। कोई भी बच्चे के घर के खाने खाते में आसपास खाने के मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। और एक जो आदत है खाना खाते समय मोबाइल चला देना, टॉयलेट करते में मोबाइल चला देना, हर एक चीज़ के लिए मोबाइल पकड़ा देना, ये गलत टेंडेंसी है। कृपया उसको बंद करें, तभी आपके बच्चे का भला होगा, वरना आप उसको बहुत बड़ी मुसीबत में, अनजाने में आप ढकेल रहे हैं, जिसका आपको एहसास बहुत लेट होगा, तब तक देर हो चुकी होगी। पहले हम बाल सफ़ेद होने के लिए एज फैक्टर होता था कि 40 प्लस है, 35, 30 बाल सफ़ेद होना नॉर्मल बात है। अब क्या है, अब हम किसी छोटे बच्चे के बाल अगर सफ़ेद देखते हैं तो हम इसको भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चों में सफ़ेद बाल की प्रॉब्लम पाई जा रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि इसको सब इतना कॉमनली क्यों लेते हैं, कि ये ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम इसको बहुत नॉर्मली लेने लग गए हैं। काफ़ी बार जब बच्चे के बाल सफ़ेद होते हैं तो हम इसका कोई डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बच्चों में आजकल जो इतना ज़्यादा बाल सफ़ेद होने लगे उसका क्या रीज़न है? बाल सफ़ेद का वन ऑफ द मेन रीजन जो देखा गया वो है डाइट पैटर्न बच्चों का। अगेन घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं हम कि बच्चों का जो डाइट पैटर्न है, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, जो विटामिन हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, हेयर भी हमारा बॉडी का एक पार्ट है, उसको ग्रो करने के लिए भी विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से मिलेगा? खाने से। अब खाना तो आप खिलाते हो जंक फूड, और हरी सब्जी खिलाते नहीं है, तो विटामिन्स मेनली हरी सब्जी से मिलते हैं। तो कृपया करके हरी सब्जी भर भर के कटोरा दाल और हरी सब्जी बच्चों को खिलाएं, सीजनल फ्रूट्स खिलाएं, सैलेड खिलाएं, तो विटामिन और मिनरल्स उसके अंदर जाएंगे और काफ़ी हद तक आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अगर सफ़ेद बाल हैं तो उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट भी है। जो डेफिशिएंसी इसमें होती हैं बायोटिन जैसे पदार्थ की, तो वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है
कृपया स्किन के डॉक्टर को या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइएगा, वो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उससे ये सफ़ेद बाल काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। दूसरी वजह जो देखी गई है वो है अत्यधिक शैम्पू, जो केमिकल बेस्ड शैम्पूज हैं उनका इस्तेमाल अत्यधिक आजकल होने लगा है बच्चों में। डेली बच्चे शैम्पू करते हैं, केमिकल भरी शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसका कम करें। उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए उसका मसाज, ऑयल मसाज बच्चे बिल्कुल नहीं करते फैशन की वजह से। उसमें भी अलग अलग तरीके की जेल्स लगाते हैं जो कहीं ना कहीं उनमें केमिकल्स होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड प्रॉब्लम है बच्चे फैशन में बालों के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कि गलत है। एक पर्टिकुलर एज के बाद 18 साल के बाद तो ये सब अलाउ है कुछ हद तक, लेकिन बहुत छोटी उम्र में इस तरह की डाइज का यूज़ करना, आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ करना और ऑयल मसाज नहीं करना, बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके बच्चों के बाल सफ़ेद कर रही हैं। तो इस पर ध्यान दें, न्यूट्रिशन पे, और इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगली बार जब बाल में कोई प्रॉब्लम हो तो शैम्पू बदलने से ज्यादा डाइट बदलने पर ध्यान दें। तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर गर्मियों में बच्चों की स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फोड़े फुंसी गर्मियों में ज्यादा देखे जाते हैं, तो ये इसको कैसे रोका जा सकता है? जाड़ों में और गर्मियों में जैसी वेदर चेंज होता है तो अक्सर स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इस समय जाड़े हैं तो बहुत ज़्यादा रूखापन हमारी त्वचा में होता है। हमारी त्वचा भी एक वाइटल ऑर्गन है, उसको भी पौष्टिक आहार चाहिए ग्रो करने के लिए, प्लस साथ में मॉइस्चराइज़र जैसी चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं उसकी नमी बनाए रखने के लिए, तो काफ़ी हद तक आप एलर्जी से बच सकते हैं। तो कोई भी मॉइस्चराइज़र जो अवेलेबल हो आपके पास, नहाने के बाद उसका इस्तेमाल करें। और अगर बहुत ज़्यादा रूखापन है तो आप दिन में 2-3 बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड साबुन यूज़ करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं मैंने ये वाला साबुन यूज़ किया एडवर्टीजमेंट को देख के, तो वो गलत है। बच्चों के अलग से साबुन आते हैं, उनकी pH 5.5 होती है, उन्हीं साबुन का इस्तेमाल करें। जो कमर्शियल अवेलेबल साबुन है उनका इस्तेमाल कम करें, तो काफ़ी हद तक आप एलर्जी से बच सकते हैं। अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम होता है तो उनमें एलर्जी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो उनमें भी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो उस समय आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसका भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो एलर्जी आगे चल के बॉडी के लिए हानिकारक है और स्किन के साथ साथ वो बॉडी के और ऑर्गन्स भी उससे अफेक्ट हो जाएंगे, स्पेशली लंग्स और एलर्जी राइनाइटिस, जुकाम खांसी, वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं एलर्जी वाले। तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट लें, एंटी एलर्जिक मेडिसिन अवेलेबल हैं बहुत अच्छी, उसका इस्तेमाल करें। अब आते हैं गर्मियों पे। गर्मियों में चूंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है, तो उसमें एलर्जी के साथ साथ क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी साथ में एसोसिएट होता है, जिसकी वजह से उसमें पस पड़ जाता है और एलर्जी भी। तो उसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसको भी नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, ट्रीटमेंट लेने पर बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और अपना खुद का हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, प्रॉपर बच्चों को नहलाएं समय समय पे और उनको अच्छे से सफाई का ध्यान रखेंगे, खाने का ध्यान रखेंगे, तो काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। आज के टाइम में जब कोरोना की थर्ड वेव संभावित है एक्सपर्ट के द्वारा आ सकती है, बच्चों के ऊपर खतरा है, डेंगू का भी बच्चों के ऊपर खतरा है, काफ़ी केस निकल रहे हैं। और इम्यूनिटी, क्योंकि जंक फूड इतना खा रहे हैं, इम्यूनिटी भी बच्चों की इतनी अच्छी नहीं देखी जा रही है। आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम जो थर्ड वेव का जो चल रहा है उसको हम अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। एक हमारी भारतीय नागरिक होने पे हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उसको निभाएं। अक्सर हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं सभी ने अपने मास्क उतार दिए हैं, तो कृपया करके एक चीज़ ध्यान रखें, घर से अगर आप बाहर जाते हैं, कपड़े पहन के जाते हैं, तो क्या आप अपने कपड़े बीच सड़क पर उतारते हैं? नहीं ना। इसी तरह से जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहने और उसको अपने कपड़े का एक हिस्सा समझें। बच्चों को भी, अगर 2 साल से कम बच्चा है तो उसको मास्क नहीं लगा सकते, लेकिन अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। कृपया कपड़े के, अगर आपको फैशन का शौक है तो सर्जिकल मास्क के ऊपर आप कपड़े का पहना दें,
ना कि अकेला कपड़े का मास्क उसको नहीं बचाएगा। आप खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को भी मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे इम्पोर्टेंट हथियार आज की तारीख में कोरोना से अगर कोई है तो वो है मास्क। बच्चों में और बड़ों में टीका भी अवेलेबल है, तो अगर किसी भी बड़े ने टीका नहीं लगवाया है तो कृपया करके टीका लगवाएं, मास्क का उचित प्रयोग करें, फालतू समय भीड़ भाड़ में ना जाएं और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। अच्छा खाना खाएंगे तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, क्योंकि सभी चीज़ें इम्यूनिटी बेस्ड हैं। बाहर अच्छे से टहलने जाएं, फ्रेश एयर का वो करें, सेवन करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अच्छे अच्छे विचार लाएं। कोरोना के नाम पे एक बहुत ज़्यादा भय है, एक डिप्रेशन है, घबराहट है, मानसिक तनाव है और उसी तनाव का लोग शिकार हो रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे इंसान की मौत हो सकती है, तो खाली कोरोना का एक डर ना बैठाएं, उससे लड़ने का साधन समाधान जुटाएं। जो बातें आपको बताई जाती हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे और अपने सामने वाले अड़ोस पड़ोस मित्रों को अगर ज्ञान देंगे तो काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। खाली उसके बारे में सोच के घबराना या टीवी देख के घबराने से इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए अपना जो कार्य है उसको करते रहिएगा। हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, ना कि इससे डरना है, इससे लड़ना है, इसके साथ जीना है। तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए, इसके साथ जिए। और अगर आपको डर है तो कृपया अपने घर में सीमित रहें, जरूरी काम से बाहर निकलें और बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग करें, अच्छा पढ़ें, अच्छे मित्रों के साथ रहें, हंसिए, खेलिए। अब पॉजिटिव थिंकिंग से काफ़ी हद तक आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी खाली खाने पीने से, दवाइयों से नहीं बढ़ती। आपकी सोच, आपके विचार अगर अच्छे होंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगी और इम्यूनिटी अपने आप डेवलप करेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी थिंकिंग को अच्छे रखिएगा, खुश रहिएगा, मास्क का प्रयोग करें, अच्छी अच्छी बातें करें बच्चों में, और कोरोना के बारे में घर में डिस्कस ना करें, न किसी पार्टी में डिस्कस करें। वो आपके जीवन का एक अंग है। और भी जैसी बीमारियां होती हैं, फ्लू की बीमारी होती है, टीबी होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके बारे में आप डिस्कस नहीं करते। तो आप जबरदस्ती हमेशा कोरोना के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? अलग अलग वैरायटीज आएंगी, कभी ओमिक्रॉन आएगा, कभी डेल्टा आएगा, कभी थीटा आएगा। घबराए ना, हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग से आप रहेंगे तो डेफिनेटली हम इस विजय पाएंगे कोरोना के ऊपर भी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। आज जो आपने हमें बात बताई काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के भविष्य का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसी के साथ मैं खुशी आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात सेहत और सवाल के ऐसे ही एक और एक्सपर्ट से, जहां आपको मिलेंगे सेहत से जुड़े सभी सवालों के जवाब, वो भी एक्सपर्ट से। तब तक के लिए नमस्कार।